आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स का। सिंपल है, फर्स्ट ईयर 9th मैट्रिक में आपने बहुत बार सुना होगा क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स होते हैं वगैरह वगैरह। ये जस्ट वही रिवीजन है, क्योंकि आप अब आगे जाके जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे इंटर के अंदर, या फिर अगर आप एम कैट के लिए नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर और चैप्टर जैसे कि इनहेरिटेंस या फिर और जेनेटिक रिलेटेड चैप्टर, जेनेटिक्स से जो भी रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनमें आपका बेसिक्स तो जब ही बनेगा जब आपको क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अगर नहीं भी पता तो सुन लो, पता है तो फिर भी सुन लो, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नई बात आपको मे भी पता लग जाए, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, क्रोमोसोम का मतलब लिटरल मतलब क्या होता है भाई? ये क्रोमोसोम डिस्कवर किया था हमारे पास सबसे पहले, इनके ऊपर बात किया था वॉल्टर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने। वो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, ही वॉज अ जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। और इससे पहले अगर हम बात करें कुछ 1800s में, जब ग्रेगर मेंडल ने अपना काम किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स के ऊपर, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने भी एक्चुअली में क्रोमोसोम्स का जिक्र किया था, बट इनडायरेक्टली उस ज़माने में क्रोमोसोम्स डिस्कवर नहीं हुए थे। उन्होंने यूज़ किया था वर्ड फैक्टर का, और कहा था कि फैक्टर में एलील्स होते हैं, फैक्टर के ऊपर जीन होता है, फिर जीन के दो तीन एलील्स होते हैं, यानी कि उसके ट्रेट्स। तो एलील यानी कि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब यहाँ पे क्रोमोसोम उसके बाद डिस्कवर हुए हैं। तो ग्रेगर मेंडल इतना अमेजिंग उनका काम था, लेकिन अफसोस वो उस ज़माने में उनका काम रिकग्नाइज़ नहीं हुआ था, क्योंकि क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस वक्त। उसके बाद जब हमारे पास कार्ल कॉनन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्रेगर मेंडल के काम को कंफर्म किया, ठीक है, ये बुक में मेंशन है ये नाम। दूसरी बात ये, क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने, उन्होंने ही नाम दिया था क्रोमोसोम, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने स्ट्रेन किया था क्रोमैटिड को, तो उन्हें इस तरीके से कलर्ड बॉडी, क्योंकि आसानी से क्रोमैटिड जो है वो स्ट्रेन हो जाता है, तो उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम का। अब क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होने जा रही होती है, तो जो क्रोमैटिड है इंटरफेस के दौरान, इंटरफेस के एस फेज पे, ये भी हम पढ़ेंगे सेल साइकिल, तो क्रोमैटिड जो है वो एस फेज में जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है और ये क्रोमोसोम बन जाता है, अपनी सिस्टर क्रोमैटिड बना लेता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम बेसिकली, अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछे कौन से फेज में, माइटोसिस के कौन से फेज में क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो आपका जवाब होना चाहिए मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम एकदम क्लियरली विजिबल होता है। आपको आसानी से नज़र आएगा क्रोमोसोम, क्योंकि ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, समझ लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये आपकी माइटोटिक प्लेट है, इसके ऊपर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, तो बहुत आसानी से आपको मेटाफेज के अंदर सबसे क्लियरली क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हो, ये क्रोमैटिड है। रेप्लिकेशन से पहले क्रोमैटिड इस तरीके से होता है, जब इसकी एक और आर्म बन जाती है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाती हैं, तो आफ्टर रेप्लिकेशन इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि इसके पास इस तरीके से दो क्रोमैटिड्स होती हैं, और ये जो एक चीज़ है इसे हम लोग आर्म कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम हमेशा आपको पेयर की फॉर्म में मिलता है, यानी कि इस तरीके से। अगर हम बात करें एक नॉन डिवाइडिंग सेल की, सिंपल सेल जो कि बड़ा हुआ है, अपनी एक्टिविटी कर रहा है, रोज़मर्रा के काम कर रहा है, वो सेल के अंदर क्रोमोसोम हमेशा आपको पेयर की फॉर्म में मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब एक फादर से होगा, एक मदर से होगा, इन दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर सिमिलैरिटी ये होगी कि दोनों के पास सेम जीन्स होंगे, ठीक है। अगर इसके पास आई वाला जीन यहाँ पर है, इस लोकस पर है, तो यहाँ पे भी इस क्रोमोसोम पे भी ये जीन, आई वाला जीन इस लोकस पे होगा, ठीक है। तो इन दोनों क्रोमोसोम्स को, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिनमें एक क्रोमोसोम आया हुआ होता है मदर साइड से और एक आया होता है फादर साइड से, ठीक है, एक ओवम से और एक स्पर्म से। उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको सोमैटिक सेल्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास गैमेट्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स जिन्हें आप कहते हो, उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, और कोई कहाँ जाता है तो कोई कहाँ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपको सोमैटिक सेल में, यानी कि डिप्लॉइड सेल में मिलता है। गैमेट्स के अंदर आपको पेयर नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे बेचारे हैप्लॉइड हो जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हो इस तरीके का क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके से एक
रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जहाँ पे आपको दिखता है थोड़ा सा कंप्रेस्ड है ना, सूखा सा है यहाँ पे क्रोमोसोम। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी इसलिए क्योंकि ये पहली है, यहाँ पे आके एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते, बेसिकली सेंट्रोमेयर वो जगह है जहाँ पे आपके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रोमेयर के ऊपर कुछ प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिन प्रोटीन्स को कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स से हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, वो अटैच होते हैं और क्रोमोसोम बेचारे दो अलग अलग हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो जुदा हो जाती हैं ड्यूरिंग एनाफेज। ठीक है, हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। अभी जिनको नहीं पता सेल साइकिल क्या है, किस स्टेप में क्या होता है, सो हैव पेशेंस, वो वाली टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है आपका काइनेटोकोर प्रोटीन पे, ये समझ आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो नीचे वाली आर्म्स होती हैं इनको कहा जाता है पी आर्म, और जो ऊपर वाली आर्म होती है उसको कहते हैं क्यू आर्म। ऐसा ही है ना, if I'm not mistaken, as far as I remember, I think this one is P, or no, this one is P and this is Q, but just to make sure confirm कर लीजिएगा कि ये P है या ये P है। I think this is P, but anyways ये आपके पास दोनों मिलकर कहलाती हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक साथ में आप इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। ये वाली शॉर्ट आर्म्स होती हैं ऊपर वाली, ये नीचे वाली पी आर्म्स जो वो लॉन्ग आर्म्स होती हैं। उसके बाद ये जो ऊपर वाला रीजन होता है, अच्छा उससे पहले, इसके ऊपर जाने से पहले मैं बता दूं कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर किसी किसी क्रोमोसोम पे इस तरीके से ये एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर जितना भी डीएनए होता है वो जंक डीएनए होता है। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हर किसी क्रोमोसोम पे नहीं होती, किसी किसी क्रोमोसोम पे होती है, और सेकेंडरी क्रोमोसोम के ऊपर जितना भी डीएनए है वो जंक डीएनए है, यूजलेस डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए भी कहलाता है। सैटेलाइट इस पूरे पार्ट को कहा जाता है, और इसके अंदर जो डीएनए उसको भी सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। उस डीएनए से रेप्लिकेशन नहीं होती। ठीक है, और ये जो सबसे एंड वाला पार्ट है क्रोमोसोम का, इसको टीलोमेयर कहते हैं। टीलो का मतलब होता है एंड पार्ट। ठीक है, तो टीलोमेयर का फ़ायदा ये है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो टीलोमेयर जाके उस जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एंड पार्ट वाली, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, टीलोमेयर का फंक्शन ये होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या काम है भाई? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो एकदम कम्प्लीटली यूजलेस नहीं होती, एक काम है उसका। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली आपके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह एक रीजन होता है, इसको बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये वो जगह है जहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस यानी कि RNA ये बनाता है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नाम तो सुना होगा। न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से एक जगह होती है न्यूक्लियोलस करके, यहाँ से आपका RNA बनता है। ठीक है, तो ये कौन बनाता है? ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनाती है। क्लियर हो गया। एक और चीज़, क्रोमैटिड के बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है। क्रोमैटिड और ये एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड, और ये पूरा एक क्रोमोसोम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्रोमैटिड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यू का मतलब होता है ट्रू, हेट्रो फॉल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन दोनों के बारे में याद रखनी है, ये पूछ सकता है। यूक्रोमैटिन आपने याद रखना है, ये फंक्शनल होता है, ज़ाहिर सी बात है ट्रू है ना तो फंक्शनल होगा। हेट्रोक्रोमैटिन फॉल्स है तो नॉन फंक्शनल डीएनए होता है। मतलब ये वाला जो डीएनए है ये हेट्रोक्रोमैटिन है। ठीक है, जो यूक्रोमैटिन वाला डीएनए होता है वो लाइटली स्टेन होता है। अगर आप उसे स्टेन भी करोगे किसी भी डाई को यूज़ करके, एक अप्रोप्रिएट डाई को यूज़ करके, तो वो लाइटली स्टेन होगा, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन डार्कली स्टेन होता है। यूक्रोमैटिन जो है वो लूजली पैक होता है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो टाइटली पैक्ड होता है। इसका रीज़न ये है, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड यानी कि ढीला ढीला सा पैक होता है, इतना टाइटली पैक नहीं होता, क्योंकि एडिशनल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर कोई और मॉलिक्यूल्स अटैच होने की जगह छोड़ी जाती है यूक्रोमैटिन के अंदर। ठीक है, समझ आ गया एकदम? क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम वगैरह क्लियर हो गया। इतना आप बेसिक आपको पता होना चाहिए, दैट्स इनफ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल की। सी यू देन, बाय बाय।